हेलो स्टूडेंट्स, सभी का ऑनलाइन क्लासेज केमिस्ट्री विद विजेंद्र में फिर से स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड की फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन की यूनिट फर्स्ट के बारे में बोर मॉडल के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम ठोसों की ऊष्माधारिता या ऊष्माधारिता के बारे में थोड़ा सा परिचय प्राप्त करेंगे। तो ऊष्माधारिता होती क्या है? ऊष्माधारिता किसी पदार्थ के टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा जो होती है उसको हम उसकी ऊष्माधारिता कहते हैं। यदि इसको ठोसे के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो उसको हम ठोसों की ऊष्माधारिता, जैसे किसी पदार्थ की ऊष्माधारिता ये हम बता चुके हैं कि उस पदार्थ के 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। ठोस पदार्थों के अणु, परमाणु या आयन एक दूसरे से बहुत मजबूती से बंधे रहते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो वो ना तो गति कर सकते हैं ना घूर्णन कर सकते हैं। अतः ठोसों की जो गतिज ऊर्जा है वो उसकी कंपन ऊर्जा के बराबर ही होती है, या उसकी कंपन ऊर्जा ही उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो जैसे यदि हम यूज करें कि उसका जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो ई स्टैटिक और ई काइनेटिक, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा और उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर होती है, जो कि 3/2 kT प्लस 3/2 kT होती है। और यदि इन दोनों को जोड़ा जाए तो E = 3 kTn। एन की वैल्यू यदि 1 रख दिए जाए तो E = 3 RT हमें प्राप्त होता है। तो ठोस पदार्थों के लिए यदि हम इसको दें तो Cp = Cv और Cv की वैल्यू क्या होती है? Cv की वैल्यू होती है dE/dt। तो ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है ठोसों के लिए। परंतु आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत का उपयोग करते हुए एक नई समीकरण दी थी, Cv = 3R hν/kT² और EhνkT। ये ठोसों के लिए ऊष्माधारिता ज्ञात करने का समीकरण है। अब हम आते हैं कि बोर मॉडल क्या है। तो बोर मॉडल के लिए बोर ने सन 1913 में, नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने कहा था कि परमाणु मॉडल जो रदरफोर्ड के द्वारा दिया गया था उसमें कुछ सुधार करके और उसका एक संशोधित और विस्तृत रूप प्रस्तुत किया और कहा कि जो परमाणु के जो केंद्रीय भाग होता है उस केंद्रीय भाग में एक छोटा धनात्मक आवेश वाला नाभिक होता है और इसके चारों ओर वृत्ताकार कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। जैसा कि तुम्हें ये फोटो में दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा जो है ये क्या है? ये इसका नाभिक है और इसके चारों ओर ये वृत्ताकार जो ऑर्बिटल्स बने हुए हैं इनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये या तो ऊर्जा उत्सर्जन होता है या उनका अवशोषण होता है। तो ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का या तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है या उसका अवशोषण। तो ये ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन सतत नहीं होकर के कैसे होता है? असतत होता है, जिसको हम फोटोन कहते हैं, जिसकी वैल्यू E = hν के बराबर होती है। अब इसके कुछ बोर के अभिग्रहित के रूप है, जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित स्थायी वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगाता है। चक्कर लगाने के दौरान विद्युत चुम्बकीय विकिरणों के कारण उसकी ऊर्जा का ह्रास नहीं होता है। इन कक्षों को क्या कहा जाता है? कक्षक कहा जाता है। मतलब कक्षक क्या है? इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता। हम कक्षक किसे कहेंगे? हम कक्षक कहेंगे जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है, वो उसका ऑर्बिटल्स कहलाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं कक्षकों में चक्कर लगाता है जिनमें उनका कोणीय संवेग क्या होगा? h/2π के पूर्ण गुणज होगा। मतलब उसका जो कोणीय संवेग होता है mvr, ये किसका पूर्ण गुणज होगा? h/2π। मतलब mvr = nh/2π, जहाँ पर n की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से हमें प्राप्त होती है। परमाणु के विभिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं जो कि क्वांटीकृत होते हैं। अतः ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन ऊर्जा की निश्चित मात्रा के क्वांटम की इकाई हम ये पढ़ चुके हैं
कि ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन कैसे होगा, एक निश्चित क्वांटा या फोटोन के रूप में प्राप्त होता है, जिसकी वैल्यू हमने डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू होता है, और न्यू की वैल्यू को हम पढ़ चुके हैं, न्यू इक्वल टू सी वाई लैम्डा। अब इस वैल्यू को हम यहाँ समीकरण इसमें रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है डेल्टा ई इक्वल टू एच सी वाई लैम्डा। स्थायी वृत्ताकार कक्षकों में भी ऊर्जा निश्चित होती है तथा नाभिक से ऊर्जा स्तर की दूरी बढ़ने पर ऊर्जा की मात्रा बढ़ती है और अनंत पर जाकर उसकी मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। यदि परमाणु को ऊर्जा दी जाती है तो उससे परमाणु उत्तेजित हो जाता है, ठीक है, और अर्थात इलेक्ट्रॉन निश्चित ऊर्जा का अवशोषण करके ही निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। और वो उस अवस्था में क्या होता है, स्थायी हो जाता है। अब इस बोर मॉडल को हाइड्रोजन परमाणु को समझने के लिए उसकी ऊर्जा, उसकी त्रिज्या, उसका वेग क्या होगा, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन का, इन सारी जानकारी हमें प्राप्त करने के लिए बोर के मॉडल का उपयोग हमने किया था। और हम ये जानते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु होता है, और ये इलेक्ट्रॉनीय तंत्र क्या है, हाइड्रोजन नाभिक के चारों ओर एक वृत्ताकार कक्षक में चक्कर लगाता है। तो उस स्थिति में इस पर दो बल कार्य करते हैं। पहला बल होता है उसका स्थिर विद्युत आकर्षण बल, किसके बीच में, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में। दूसरा होता है उसका अपकेंद्रण बल होता है, ठीक है। तो नाभिक में और इलेक्ट्रॉन के मध्य में जो स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है उसका जो वैल्यू होती है वो होती है के जेड ई स्क्वायर वाई आर स्क्वायर होता है, और जो अपकेंद्रण बल होता है उसकी वैल्यू होती है एम बी स्क्वायर वाई आर, ठीक है। तो ये वृत्ताकार कक्षक में चक्कर कब लगाएगा, जब इसका स्थिर वैद्युत आकर्षण बल अपकेंद्रण बल के बराबर होगा, मतलब एक दूसरे को क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो उस स्थिति में क्या होगा, इसका के डॉट जेड ई स्क्वायर वाई आर स्क्वायर इक्वल किसके होगा, एम बी स्क्वायर आर, जो कि इसका क्या है, अपकेंद्रण बल। इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो हमें प्राप्त होता है आर इक्वल टू के डॉट जेड ई स्क्वायर पाई एम बी स्क्वायर। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि बोर के अभिग्रहित के अनुसार केवल इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षकों में चक्कर लगा सकता है जिनका कोणीय संवेग क्या होगा, एच अपन 2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। तो एम हमने देखा था एम बी आर इक्वल टू एच अपन 2 पाई, ठीक है। तो अब ये इसके लिए यूज करते हैं तो v इक्वल टू क्या, ये v इक्वल टू क्या होगा, एन एच अपन 2 पाई m r। अब इस वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर r इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर एम एन स्क्वायर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब ये हमें जो समीकरण प्राप्त होती है, ये हमें प्राप्त होती है r इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डॉट के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। अब यदि k की वैल्यू हम 1 मान ले तब उस स्थिति में समीकरण हमें ये प्राप्त होती है, जिसको हम समीकरण नंबर 2 कहेंगे। यदि समीकरण 2 में ये सारी वैल्यू रख दें हम एच फाई एम ई, तो हमें इसका वैल्यू हम प्राप्त कर सकते हैं कि इसकी त्रिज्या की वैल्यू क्या होगी। जैसे r इक्वल टू 0.529 मल्टीप्लाइड एन स्क्वायर जेड एंगस्ट्रॉम में। इसी प्रकार इसकी हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं E इक्वल टू -2 पाई स्क्वायर एम जेड स्क्वायर ई 4 बाई एन वाई एन स्क्वायर एच स्क्वायर। अब इसमें भी फिर वैल्यू रखेंगे हम एच पाई एम एन और E की वैल्यू रखेंगे तो हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। एनर्जी केवल हमें क्या है, एन की वैल्यू याद करनी, एन की वैल्यू देखनी होगी, बाकी उससे हम एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इसका इलेक्ट्रॉन का हम वेग प्राप्त कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए फॉर्मूला होता है v इक्वल 2 पाई स्क्वायर जेड बाई एन एच, और यहाँ ये सारी वैल्यू रखेंगे एच पाई और ई की। उस स्थिति में v इक्वल टू 2.186 मल्टीप्लाई 10⁸ मल्टीप्लाई जेड वाई एन सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेग की जो यूनिट्स होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। अब
बोर के मॉडल के द्वारा हम हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसके परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या कैसे करेंगे। हमने कहा था कि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में या उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा या अवशोषण करेगा। और ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण कैसे होता है, विकिरण के रूप में होता है। और विकिरण क्या होती है, एक निश्चित ऊर्जा पर ही, निश्चित ऊर्जा के एक पैकेट या फोटोन के रूप में उसको अवशोषण या उत्सर्जन करती है। इस निश्चित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और ये क्या है, सतत नहीं होकर के कैसे होते हैं, असतत होते हैं, मतलब कंटिन्यूस नहीं होकर के डिसकंटिन्यूस होते हैं। तो बोर ने इसके स्पेक्ट्रम को समझाने के लिए इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक ऊर्जा स्तर से दूसरा ऊर्जा स्तर में किस तरह से उत्सर्जन होता है, इसको समझाने के लिए एक श्रेणी दी थी जिसको हम कहते हैं बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, ब्रैकेट, फुंड। इसमें क्या होता क्या है, इसमें ये होता है जैसे यदि हम बामर श्रेणी की बात करें तो कोई भी इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 1, ठीक है, और n इक्वल टू 2, 3, 4, मतलब इलेक्ट्रॉन 2, 3, 4 से n इक्वल टू 1 में यदि आता है तो कई लाइनें हमें दिखाई देती है। तो ये स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं है, ये स्पेक्ट्रमी रेखाएं क्या कहलाती है, बामर श्रेणी की कहलाती है, ये वाली, ठीक है। यदि यही इलेक्ट्रॉन 3, 4, 5 से 2 में आता है, n इक्वल टू 2 में आता है तो हमें इस तरह की लाइनें प्राप्त होती है, ठीक है, सॉरी, ये इस तरह की प्राप्त होती है बामर श्रेणी। लाइमन श्रेणी जब n इक्वल टू 1 हो और n1 इक्वल टू क्या हो, 1। और बामर श्रेणी जब n1 इक्वल टू 2 हो और n2 3, 4, 5 इस तरह से हो। इसी प्रकार से पाश्चन श्रेणी होती है। पाश्चन श्रेणी में जब n इक्वल टू क्या हो, n इक्वल टू हमारा हो 2 n1 और n2 इक्वल टू हो 3, 4, 5 इस तरह से हो, ठीक है, मतलब ये 3 हो, ये 4, 5 और 6 हो, ये पाश्चन श्रेणी के लिए। इसी प्रकार जो हमारी ब्रैकेट श्रेणी होती है, इसी प्रकार फुंड श्रेणी होती है, मतलब n1 की वैल्यू बढ़ती जाएगी, n2 की और ज़्यादा होती जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन्स यदि n2, n3, n4, n5 से n1 जो होता है हमारा n1, जो n1 होगा हमारा ये, इसमें अगर आता है तो हो जाती है लाइमन श्रेणी। यदि n1 इक्वल टू 2 हो तो बामर श्रेणी, यदि n1 इक्वल टू 3 हो तो पाश्चन श्रेणी, n1 इक्वल टू 4 हो तो ब्रैकेट श्रेणी, और n1 यदि 5 हो तो फंड श्रेणी हम कहते हैं। इस स्थिति में मतलब n1 1, 2, 3, 4, 5 होगा और n2 क्रमशः 2, 3, 4, 5 इस तरह से होता जाएगा। तो ये हमें निश्चित प्राप्त होता है, जैसे हमें लाइमन और बामर श्रेणी है यूवी रीजन में प्राप्त होती है, बाकी की पाश्चन, ब्रैकेट, फंड हमें आईआर रीजन में प्राप्त होती है। ये तो था एक छोटा सा लाइमन स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहाँ कैसे प्राप्त होती है, उनको हम क्या कहते हैं। अब मान के चलो कोई इलेक्ट्रॉन n इक्वल टू 2 है और n1 में आता है तो उसकी उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी, उसकी उत्सर्जित होगी डेल्टा E इक्वल टू E2 माइनस E1। लेकिन हम जानते हैं कि E की वैल्यू क्या है, अभी हम पढ़ चुके हैं, E की वैल्यू होती है -2π² mz², ये, ठीक है। अब डेल्टा E यदि हम रखें तो E2 की वैल्यू क्या होगी, E2 की वैल्यू ये होगी, और E1 की क्या होगी, E1 की ये होगी। कि यहाँ पर केवल सारी चीज़ें सेम है, केवल n1 और n2 आ जाता है। अब डेल्टा E को हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये इस प्रकार का समीकरण प्राप्त होता है, 2π² mz² E4y n1², ये यहाँ n1 नहीं है, ये 1n² माइनस 1n2², ये हमें प्राप्त होता है। और ये भी हम जानते हैं कि बोर के जो अभिग्रहित पढ़े थे कि भाई उसके जो ऊर्जा है उसके फोटोन के बराबर होती है, और फोटोन क्या है, h न्यू होता है, और न्यू की वैल्यू हम पता है cy लैम्डा होता है। तो डेल्टा E इक्वल टू h न्यू
और एच न्यू इक्वल टू एच सी लेमडा। अब एच सी लेमडा को हम इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण में रखेंगे, तो ये डेल्टा ए की जगह एच सी लेमडा और ये इसकी वैल्यू प्राप्त होती है 1/, इसको फिर रीअरेंजमेंट करते हैं तो 1/, लेमडा आर जेड, ये समीकरण प्राप्त होती है, जहाँ पर आर क्या है 2π² Me4/CH3, जो कि एक रिडबर्ग कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। इस तरह से हम इस समीकरण में, जो भी समीकरण नंबर है, इस समीकरण में ये सभी वैल्यू रख करके उसकी तरंग दैर्ध्य को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसकी कुछ सिद्धांत की कमियां हैं। बोर सिद्धांत की क्या कमियां हैं, ये बोर सिद्धांत जो बोर मॉडल है वो कई स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने के उपरांत भी कुछ कमी रह गई थी, जैसे कि बोर का परमाणु मॉडल केवल हाइड्रोजन या केवल एक इलेक्ट्रॉन ये वाले आयनों के लिए ही व्याख्या करता है, यदि उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है तो उनकी व्याख्या ये नहीं कर पाता है। इसी प्रकार जब हम किसी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं है वो कैसी प्रतीत होती है, एकल प्रतीत होती है, लेकिन ये क्या होता है वास्तव में कई रेखाओं का समूह होता है। तो हाइड्रोजन के सिद्धांत की संरचना की व्याख्या भी इस सिद्धांत के द्वारा नहीं कर सकते। दूसरा, यदि स्पेक्ट्रम को हम विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में यदि ले तो इसमें हमें क्या है कि जो स्पेक्ट्रमी रेखा है दोबारा से विभक्त होती हुई दिखाई देती है। तो जब स्पेक्ट्रम चुंबकीय क्षेत्र में लिया जाता है और स्पेक्ट्रम विभक्त हो जाता है तो इस प्रकार के प्रभाव को हम कहते हैं जीमान प्रभाव। और यदि स्पेक्ट्रम विद्युत क्षेत्र में ले और स्पेक्ट्रम रेखाओं का और वापस से विभक्त हो जाए, उसका विपाटन हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, स्टॉर्क इफेक्ट कहते हैं। तो दो नई टर्म्स हमारे पास आई है, जीमोन इफेक्ट और स्टॉर्क इफेक्ट, जिसके बारे में हम और डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो थैंक यू डियर्स, और आई होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो। और हम अगली क्लासेज में हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।